नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम जूम इंटरव्यू में देश और दुनिया के ऐसे बहुत से दिलचस्प लोगों से बात करते हैं जिनकी कहानी से हमको कुछ नया जानने मिलता है, कुछ नया सीखने मिलता है। आज मैं गुलेश चौहान के साथ हूं, जो दिल्ली के करीब गाजियाबाद में रहती हैं, जो वहां पर उबेर टैक्सी चलाती हैं। उबेर टैक्सी आपको मालूम है कि बड़े शहरों में, दुनिया के बहुत से देशों में चलती हैं। ये ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं वहां पर। और ये काम थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा महिलाएं टैक्सी ड्राइवर देखने में नहीं मिलती हैं। हालांकि हिंदुस्तान के बड़े शहरों में कहीं कहीं पर महिलाएं अब ये काम कर रही हैं। 2013 में दिल्ली के इलाके में उबेर टैक्सी शुरू हुई और 8 महीने के भीतर गुलेश चौहान ने ये काम शुरू कर दिया। ये काम उन्होंने क्यों शुरू किया, अपनी मर्जी से किया, क्यों किया, इसके बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है। हम सुनते हैं उनकी बात उन्हीं के मुंह से, मैं क्या ज्यादा कहूं। गुलेश, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। जो देख रहे हैं और मेरे बारे में समझ रहे हैं उनको सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। जी गुलेश, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। मैं आपके बारे में जितना पढ़ रहा था उसको लेकर मैं आपके बारे में कहूं, उसके बजाय मैं आपसे ही सुनना चाहता हूं कि आपका परिवार किस तरह का है और आप कैसे इस काम में आई। देखो, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, राजपूत परिवार। और जहाँ राजपूत परिवार राजस्थान का आता है तो आप कुछ इतिहास उठा के देख लो, पर्दा प्रथा है। जी। आज भी वहां पर्दा प्रथा है, आज भी वहां लड़कियों की जल्दी शादियां होती हैं। ये नहीं है कि इतना देश बदल गया आज शादियां नहीं होती, आज भी वहां पे जल्दी शादियां होती हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरी 17 साल में शादी हुई और 27 साल में मैं बिड्डो हो गई थी। मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था, सिर्फ माँ के घर से ससुराल तक का पता था। मैं 10 रुपए दे के कभी ऑटो में अकेली सफर नहीं किया मैंने। वो महिला आज आपके सामने बैठी है। और मैं कभी बाहर नहीं निकली। अब मेरी जब 27 साल की उम्र हुई तब तक मेरे हस्बैंड रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए। अब वो जो लड़की है, वो कुछ भी नहीं जानती कि वो इस दुनिया में एक बेबी, मेरा बेटा था 3 साल का, उसको लेके कैसे जिए। उसको तो कुछ पता ही नहीं है बाहर कि कहाँ पे क्या है, किसी से कैसे बात करे, कैसे बात ना करे, ये कुछ भी नहीं पता था। तो जब हस्बैंड, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आजकल हर जगह लिखा रहता है लड़कियां पढ़ाओ लड़कियां पढ़ाओ। तो मैं यही कहती हूँ कि ये बहुत, जिन्होंने भी ये दो लफ्ज लिखे हैं ना, वो बंदा बहुत, उसको मेरी तरफ से सलूट है कि लड़कियों को पढ़ाना। कई जगह उस किसी ने तो ये वर्ड लिखा है ना कि जी। लड़कियां पढ़ाओ लड़कियां बढ़ाओ। जी। जिसने भी ये लिखा मुझे नहीं पता, पर जब मैं ये पढ़ाती हूँ किसी भी जगह पे देखती हूँ तो मैं उसको यही कहती हूँ कि ये बहुत उसने सोच समझ के लिखा है। अगर मैं भी, ये बात होती तो आज मैं भी यही बात लिखती कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जब भी वो लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 9th फेल हूँ। इतना नहीं है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। अब जब वो हस्बैंड उस लड़की के खत्म हो गए तो लड़की क्या करे। उसने अपनी सासू माँ का, क्योंकि मैं कभी अकेली घर में नहीं रहती थी, मेरा ससुराल 5 नंदे हैं, 3 देवर है, भरा परिवार है। तो मैं कभी अकेली भी नहीं रही। अब मेरे को तो अकेला रहना पड़ता कमरे में। जब हस्बैंड खत्म हो गए तो मैं अपनी मम्मी को, मेरे को तो रात को कमरे में क्या वॉशरूम जाने में भी डर लगता था। मैं कहती मम्मी मेरे को तो डर लगता है। तो वो जो मेरी सासू माँ थी, वो तो मेरे को छोड़ के चली गई कि मैं तो तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, जैसे गुनाह मैंने कर दिया है। कोई, मेरे हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट हुई, वो अच्छी बहुत थी माता जी, बहुत अच्छी थी। मैं ये कहती हूँ मेरे ससुर परिवार बहुत अच्छा था। पर एक हादसा ऐसा हो गया, उनका जवान बेटा मर गया, तो उन्होंने सोचा होगा शायद मैं उनके जीवन की वो हो गई है, जो भी उनकी सोच रही होगी। पर मेरे ऐसा हिसाब नहीं है कि पहले बहुत अच्छा था सारा परिवार, पर उनके होते ही सारा परिवार ने ऐसा पलटी मारी कि वो मेरे से एक, मतलब अलग सा व्यवहार सा हो गया। नहीं तो मैं तो कुछ सबकी सेवा कर। कुछ आपको अपशकुन जैसा उन्होंने मान लिया कि ये आई और हमारा हाँ, बेटा चले गया। मतलब हाँ, मतलब ये कि ये, मतलब मेरे बेटे को, मतलब वो खत्म हो गया है तो यही मनुष्य थी, या जो मेरा बेटा आज चला गया मेरे पास, मतलब हमारे कुछ भी। हमारे बेटे को खा लिया, इस हाँ वो, में भी हाँ कई ये ऐसे लोग भी कह सोचते सकते हैं। हो, ऐसे भी कह सकते हो। क्योंकि वो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
और वो मैंने इसीलिए कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। और आप देखो अब ये पंखा चल रहा है, इसकी हवा हमने खाई है तो हमें महसूस है कि पंखा हवा दे रहा है। तब हमने एहसास करा ना, मुझे तो बाहर की दुनिया का पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी दुनिया, इतनी सुंदर, बाहर निकलो तो कितनी सुंदर दुनिया है। मेरी तो वही चार दीवार थी, मम्मी के घर से ससुराल, ससुराल से मेरी माँ का घर, बस यही दो दुनिया थी और दुनिया नहीं थी। ये सारा आईना तो मेरी जो मदर थी, जो मेरी माँ थी, जिन्होंने जन्म दिया है। ससुर सासू माँ के पैर पकड़े, 13 दिन तक वो अपनी पोटली उठाए चलती बनी, कह रही मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को तो अपने घर जाना है। अरे तुम्हारी जवान जवान बहू खत्म हुई है, तुम ऐसे कैसे उसको छोड़ के जा सकती हो, जो डरती है। सबसे बड़ी बात है, मुझे वॉशरूम में भी डर लगता था कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि हम अकेले रहना पड़ा हो। वही एक हादसा ऐसा था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे संभाला, मेरी मम्मी रही, उन्होंने 5 साल मेरे मेरे बेटे का खर्चा दिया। उन्होंने जब खर्चा दिया तो वो कैंसर पेशेंट हो गई। जब कैंसर पेशेंट हो गई तो उन्होंने मेरे को दो बात बोली, गुलेश, अगर आपकी शादी करवानी है, तुम्हें अगर शादी करनी है तो हमारे राजपूतों में होती नहीं है दूसरी शादी, पर अगर तेरे को करनी है तो मैं इस समाज से लड़ जाऊंगी, मैं तेरी शादी करवा देती। मैंने बोला मम्मी नहीं, जब मेरे इतने अच्छे पति थे, इतना प्यार करने वाले, अगर वैसे, कंवर साहब बोलते हैं हमारे राजस्थान जी में, जी। जमाई को कंवर साहब बोलते हैं। मैंने कहा अगर वो वैसे मिल जाए, तो मेरी मम्मी ने बोला वैसे कंवर साहब तुझे कहीं नहीं मिलेंगे, भूल जा, वो तेरी जिंदगी में इतना ही साथ था और वो इतने ही थे तेरे, उनका साथ, वैसा इंसान तुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी मम्मी ने बोला इतनी बड़ी दुनिया है, खा जाएगी तुझे, जीने नहीं देगी। क्योंकि मैं सुंदर तो थी, शोर सी बात है, हाइट भी सही थी, मेरी पर्सनैलिटी भी सही थी। तो मम्मी बोली दुनिया नहीं, और तेरे ससुराल वाले इतने, मतलब सोच वैसी रखते हैं, तो शायद तेरे को नहीं जीने देंगे। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे को मेरा बेटा पालना है, मुझे नहीं बागी बनाना, मुझे अपने बच्चे के सारे ही जिंदगी काटनी है। तब मेरी मम्मी ने दो वर्ड बोले थे, दो बातें बोली थी, तो अगर तुझे बेटा पालना है तो खपन बांध सर पे और औरत को त्याग दे कि तू औरत है, आदमी का लिबास बन जा कि तू आदमी है। क्योंकि औरत जिएगी ना तो तुझे हर जगह गिराया जाएगा, हर जगह तुझे झुकाया जाएगा। औरतपन छोड़ दे, एक औरत बाप बन जा, बेटे की माँ छोड़ दे कि तू माँ है। ये मेरी मम्मी ने दो ही बात बोली थी कि गांठ बांध ले तो तू जिंदगी की जंग जीत जाएगी, अगर तू औरत लाचारी दिखाएगी तो नहीं जीत पाएगी। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मैं कैसे जीऊं, मेरे को तो आता ही नहीं है, बाहर जाती हूँ तो भी मेरे को ये नहीं पता मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो मेरी मम्मी ने बोला मैं तेरे को आगे बढ़ाऊं, बाहर निकलना, मैं सामान मंगाती अपने घर का कोई भी, तो मैं किसी बच्चे को देती पैसे की बेटा ये सब्जी ला दे, या कोई घर का राशन है ये 500 रुपए पकड़ थोड़ा सामान, तो यानी मम्मी मेरी आपको कहती आपको बाजार तक जाने की आदत नहीं थी? नहीं थी। मैं वही चीज कह रही हूँ, इससे वाकिफ नहीं थी मैं। साल में एक बार मेरे हस्बैंड लिपस्टिक बिंदी ला के देते थे करवा चौथ पर, मैं उसी में बड़ी खुश होती थी कि बहुत अच्छी, बहुत अच्छे पति हैं, इतना सामान ला के देते हैं। ना कभी पैसों की च्वाइस रही है कि आज मुझे पैसे चाहिए या आज मुझे बाहर का कुछ खाना चाहिए। ये चीजें नहीं थी, बहुत सिंपल सोबर जिंदगी थी। ना कभी मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी। लड़ाई किस बात पे होती, कोई च्वाइस ही नहीं थी। जहाँ च्वाइस होती है वहीं तो लड़ाइयाँ होती हैं कि आज जी। मेरा ये करो वो करो, च्वाइस ही नहीं थी कोई वही जिंदगी में। तो मम्मी बोलती थी नहीं तू खड़ी हो, तू जा, ये ओए तू रहने दे, ये जाएगी, चल जा लेके आ सामान, चल ये खरीद के ला, वहां जा उससे बात कर। अब बात आ गई एक बार तहसील में जाने की, तो मैंने बोला मम्मी वहां पे तो पुलिस वाले होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, वकील होंगे, मैं तो नहीं जा रही। मेरी मम्मी ने बोला क्यों नहीं जाना, वो दो रोटी खाते हैं, तू भी दो रोटी खा, आंख में आंख मिला के बात करना, जो भी बात करे। तूने क्या गुनाह किया है, तू कोई अपराधी है, तूने कोई मर्डर किया है जो तू हर किसी से डरती है, मतलब ऐसी बातें बोलती कि सीधा दिल पे जाके लगती। तो वही बात थी, फिर गाड़ी सिखाई मम्मी ने, साइकिल सिखाई, एक्टिवा सिखाई। 5 साल में मुझे 10 साल में इस बुलेस को ऐसा कर दिया परफेक्ट निकाल के कि मैं कहीं भी धोखा नहीं खा सकती। यानी टिफिन आप, सर्विस। यानी आमतौर पे माताएं अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं। आपकी माँ ने इस उम्र में आके और ऐसी ये हालत में आके बड़े को आपको सिखाया, सिरे से सिखाया सब कुछ। ठीक है। टिफिन सर्विस का कार्ड छपवाए, गुलेश चौहान टिफिन सर्विस,
मेरे साथ जाके फैक्ट्रियों में बांट के आई साहिबाबाद में। जा जाके मेरी बेटी टिफिन सर्विस, एक बार मौका जरूर देना। 2 टिफिन आए, 3 टिफिन आए, 5 टिफिन आए, 10 टिफिन आए, 50 टिफिन आ गए। 50 टिफिन आए तो मम्मी ने साथ छोड़ दिया। वो चली गई दुनिया छोड़। ओहो। अब वो ही लड़की फिर वापस, पर इतना काबिल कर गई वो कि मैं भूखी नहीं मर सकती। भूखी नहीं मरने वाली थी, क्योंकि इतना चालाक कर गई थी वो दुनिया को कि आंख से आंख मिला के किसी से भी बात कर सकती थी। अब मम्मी चली गई, 13 दिन में वहां पे गई, फिर आया, फिर टिफिन सर्विस का काम करा। फिर 1 साल बाद मैं मेरा बेटा एक्टिवा पे सामान लेके आ रहे थे। पड़ोस वालों की एक्टिवा मांगी कि थोड़ा राशन ले आए, खत्म हो रहा है। बारिश रुक नहीं रही थी, 8 दिन हो गए बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो बेटा बोला मम्मी एक्टिवा पे ले आते हैं चलो। मेरे यहाँ पे सॉरी रेलवे लाइन जा रही है, थोड़ा वो आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम रे, फिर हम एक्टिवा पे गए। बारिश, ऑयल बिखरा हुआ था रोड पे, पता नहीं था। और मैं मेरा बेटा बैठा था, बेटा पीछे सामान पकड़ रखा था, कुछ मैंने आगे रख रखा था। मैं चला रही थी, बारिश में भीगी हुई थी, गाड़ी स्लिप हो गई। तो ये देखो मेरे पूरा, आपको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, ये देखो मेरे सारे हाथों पे यहाँ पे 18 टांके आए। एक्टिवा, उस गाड़ी वाले की, टाटा 407 वाले की कोई गलती नहीं थी, मद्रासी था वो। जी। और मेरी गाड़ी स्लिप होके तो आगे चली गई, हम टाटा 400 के नीचे आ गए। वो भगवान का शुक्र था, ये कह सकते हो ऊबर दुनिया को प्रेरणा देनी थी, इसलिए बचा के रखा प्रभु जी। परमेश्वर ने कि हम दोनों बच गए। पर टांके टूट के आए, हॉस्पिटल गए, वहां 8-10 हजार का उसी ने, मद्रासी भैया ने ही पैसे दिए और हमें वो गाड़ी करवा दी। हम सीधा घर आ गए। घर आ गए तो जो पैसा था वो कितना लग गया था। पैसा आदमी के पास कितना रहता है, महीने पे ही तो आता है टिफिन सर्विस का भी पैसा। जी। काम वही रुक गया। बेड पे दोनों माँ बेटे पड़ गए। 5 महीने में मैं पड़ी रही बेड के ऊपर। खाने के लाले पड़ गए हमारे घर के अंदर। ले बेटा ये दिया वो दिया, ऐसे करके आटा लिया, दवाई लिया, ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब भी आज मेरे इन हाथों पे निशान है, शायद ट्रीटमेंट होता तो तो मेरे आज निशान नहीं रहते हाथों पे। आपके आपके ससुराल के लोग आपकी मदद को नहीं आए आगे? नहीं, उनको पता था कि आप माँ बेटे दोनों एक्सीडेंट में जख्मी होके पड़े हैं बिस्तर पर? ये पड़े हैं। पड़ोस में आके एक बूढ़ी माई जो बहुत गरीब है, गाय, उनके एक गाय थी, 13 बच्चे हैं उनके आंटी के। और वो अपने बच्चों का करके आती थी पहले, और मेरे लिए 2 रोटी पेपर में लपेट के, इतनी मोटी मोटी चूल्हे की रोटी लाती थी। कभी सब्जी आती थी, उस चारी की बेचारी के कभी नहीं होती थी, कहती लो दूध के साथ खा लेना। मेरे साथ उस माता का कितना एहसान है, मैं कहती हूँ जिंदगी के अंदर, और मैं कभी नहीं भूल सकती उन माँ को। चाहे उसने जैसे भी, जिस उसके घर में जो भी था बेचारी करती थी, क्योंकि हम तो उनके उठ ही नहीं सकते। उनके 13 बच्चे थे कहा आपने? हाँ 13, वो बहुत बुजुर्ग आंटी हैं, गांव की रहने वाली हैं उधर की। अच्छा। तो अब तो खैर बच्चों की सबकी शादी हो गई, पिताजी भी अब उनके नहीं रहे, सिर्फ माता जी। मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं धर्म की माँ मैं मेरी माँ की। मैं आपको चाय ऑफर नहीं कर पा रहा हूँ, अकेले पी रहा हूँ। ओए नहीं नहीं नहीं, पीजिए आप तो, अब तो खाने का टाइम हो रहा है। तो वही चीज थी, उन्होंने मेरी सेवा करी। सासू ने, मेरी 5 नंदे हैं, अब सब आती हैं। आज मेरा नाम है, भगवान की दया से सब चीज है, बस भगवान ने थोड़ा सा पैसा नहीं दिया, ये दिक्कत कर दी। दिल बहुत अच्छा दिया है, सेवा भाव दिए, सब कुछ अच्छा दिया है। बेटा होनहारा आज्ञाकारी है, ऐसा बेटा भी नहीं है, बढ़िया है पढ़ने के अंदर। पर मैं ये कहती हूँ, जिस टाइम पे अगर मेरे को कोई 1 रुपए का साथ भी दे देता, यहीं पे मेरा पर्स टका रहता था, और उसमें 1 रुपया 8 दिन तक रहा। मैं यही कहती थी, भगवान कैसे, इससे अच्छा तो हम दोनों माँ बेटे कुछ खा के खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कि कोई नहीं आके पूछता है कि तुम जी रहे हो मर रहे हो। मुंह पे इतना पट्टी, ये होठ इतने मोटे मोटे, पूरे गाल छिल गए थे, सारा ऐसी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। ठीक आपके है। आपके आपके मायके के लोग भी नहीं थे उस वक्त मदद के माई लिए? के लोग, बहनें आती थी तो उनके पति 1-2 दिन के लिए तो भेज सकते थे। और जी। कौन किसकी मदद करता है। चलो बहनें या तो बहुत बड़े घर में हो तो वो मदद कर दे, मेरे से हाँ, छोटी है तो वो भी, मैं नहीं कह सकती ना उनको कि भाई मेरी ये हाँ, दिक्कत है या वो परेशानी है। और आप हाँ। बाहर वालों से किसी से मदद नहीं मांगोगे तो वो जिंदगी भर गाएगा और दबाने की कोशिश करेगा। जी। तब मैं, इसी ने, मेरे बेटे ने बताया था कि मम्मी स्कूल जाता था सूर्य नगर, हम्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मंगल पांडे की स्कूल है हाँ, उसमें मेरा बेटा जाता था। तब था 6ठी 7वीं में आ गया था मेरा बेटा। तो पेन से लिख के ले जाता था इतनी सारी पर्चियां। और पड़ोस में नंबर वैसा वाला, जो वो वाला घुमाने वाला फोन हाँ, होता था पहले, हाँ, मोबाइल नहीं थे, तो हम्म, उसके नंबर दे के आता था कि किसी को, मेरी मम्मी को ड्राइविंग, क्योंकि मम्मी ने ड्राइविंग सिखा दी थी मेरी ने। अच्छा।
2007 में सिखा दी थी मम्मी ने ड्राइविंग मुझे। और अच्छा। ड्राइविंग इसलिए सिखाई थी, जब शीला जी की सरकार थी तब ये जो ब्लू रेड ये बसें जो चली हैं 2007 में चली थी। हाँ। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब थी 8वीं से लेके और 12वीं तक वालों के लिए थी, और मतलब 35 की उम्र से लेके और 45 उम्र तक की थी। अच्छा। तो उसके लिए मेरी मम्मी ने बोला अगर इसको ये नौकरी मिल जाएगी तो इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। तो मेरा तो लाइसेंस भी बस वाला बनवाया था। उन्होंने बोला कौन सा लाइसेंस बनवाना है, बड़ा लाइसेंस बनेगा छोटा? तो मैंने बोला बड़ा ही बना दो, तुक्के में वो बस वाला लाइसेंस बन गया। आज भी मेरे पास बस वाला लाइसेंस ही है। अच्छा। ये इस तरह से शुरुआत हुई। फिर किसी ने गार्ड ने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तुम ऐसे पर्चियां देते अपनी मम्मी के लिए नौकरी ढूंढते हो, ओला उबर आई हुई है दिल्ली के अंदर और उसमें बहुत मोटा पैसा है, कहते हैं इतना पैसा है कि तुम गिन नहीं सकते। तब मेरे बेटे ने यहाँ आके बोला मम्मी, मैंने बोला हाँ, कह रहे अब अच्छे दिन आ जाएंगे। मैंने कहा कैसे? कह रहा अब आप नौकरी कर सकते हो। तो मैंने बोला कैसे कर सकती हूँ? तो बोला मम्मी कोई ओला उबर आई है टैक्सी। हम्म। मैंने उसके थप्पड़ मारा। मैंने बोला तेरे को शर्म नहीं आ रही? अब तू मम्मी से टैक्सियां चलवाएगा? हम्म। दुनिया क्या कहेगी? तो उसने एक ही बात बोला मम्मी दुनिया क्या कहेगी, आप हवाई जहाज चलाओ, टैक्सी चलाओ, आप में वो हुनर है, आप में वो हिम्मत है, आप कर सकते हो। हम्म। तो मेरे बेटे ने ये प्रेरणा दी। तो मैंने ये सोचा जब इस बच्चे की 8वीं में पढ़ने वाले साथी बच्चे को ये सोच हो सकती है, तो गुलेश तू अपनी सोच क्यों नहीं बदल सकती? इस दुनिया ने दिया क्या है? किसी ने आके पूछा है कि हम्म। तुम हो कैसे? दोनों माँ बेटे मर रहे हो, जिंदा हो, कहीं तुम्हारे पास पैसा है खाने को? है नहीं है? हम्म। किसी ने भी नहीं पूछा आके। हम्म। तो फिर ये सोच मेरी बदली। तब फिर मैंने कोशिश करी। फिर एक लड़की ने मेरे को बोला कि दीदी, मैं पूछती रहती इसका ऑफिस कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, ये किसको किसी को ड्राइवर चाहिए। तो हम्म। किसी ने बोला मीरू कैब के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। मीरू कैब में मेरे को नहीं पता था। उन्होंने बोला 40,000 रुपया लगेगा। जिस आदमी के पास 1,000 रुपया नहीं, वो 40,000 कहाँ से देता? मैं आ गई वापस। वहीं पे एक मेरे को महिला मिली, उसने बोला, मंजू मंजू नाम था, उसने बोला दीदी आप अपना नंबर कोई आस पास का दे जाइए, कोई मिलता है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो किसी वो जा रही थी कहीं पे और एक रेड लाइट पर लाइट रेड हुई और उसको किसी ने कार्ड दिया कि मुझे महिला ड्राइवर की जरूरत है, अगर ये कार्ड पकड़ो, अगर उनको मेरा नंबर दे देना। रेड लाइट पे हम्म। भगवान कैसे मिलाता है। हम्म। उसने मेरे को तुरंत फोन करा, पड़ोसन ने बुलाया कि आपका फोन है। मैं गई, बोली दीदी फटाफट नंबर नोट करो, नारायणा रहते हैं, कोई अनिल कुमार है, उनको लेडीज ड्राइवर चाहिए, आप चले जाओ। अब मुझे तो नहीं पता नारायणा कहाँ है या दिल्ली कहाँ है, इन हम्म। चीज का तो आइडिया नहीं था। उन्होंने बोला धोला कुआं देख रखा, तो धोला कुआं जयपुर वाले रूट पे ही आता है। अच्छा। तो पता था धोला कुआं आता है, हम जयपुर जाते हैं तो आता है। तो मैंने बोला हाँ यहाँ से आनंद विहार से बस मिलेगी, चले जाऊंगी धोला कुआं। तो उन्होंने बोला धोला कुआं आ जाओ आप बुलेश जी, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ और आपको ले आएगा। उन भैया के जब मैं गई तो आप मानोगे नहीं, मेरे आंसू, एक तो मेरे पूरा मुंह छिला हुआ था पर हरे जख्म थे, कहीं कहीं कुछ वो खरूंट से आ रहे थे, हाँ। कहीं पे हाथ पे पूरे खरूंट थे, पर हरे जख्म थे मतलब। मैंने चुन्नी लपेट रखी थी। भैया ने जैसे ही मैं गई, भैया ने देखा मेरे को, वो समझ गए थे लड़की अच्छी, पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं रो नहीं रही थी पर मेरे आंसू पता नहीं, लाचारी समझ लो या वीकनेस समझ लो, या मैं कभी किसी के घर नौकरी के लिए गई नहीं, वो मेरे अंदर शायद था। तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, हाथ ऐसे 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 कांप रहे थे। मैं चुन्नी चुन्नी में ये हाथ यूं करूं कि भैया ये कहेंगे ये कांप क्यों रही है, इसको कभी कोई बीमारी तो नहीं है, और ये रो क्यों रही है। पर भैया समझ गए थे क्योंकि वो भी सतीश से निकले हुए थे एक रोड एक्सीडेंट से, तो उनको पता था उनके बच्चे खत्म हो गया था एक रोड एक्सीडेंट, तो समझ सकते थे कि माँ की क्या मजबूरी होती है। तो भैया ने मेरे को बोला चलो बोले जाओ वो वैगनार खड़ी है लेके आओ। उन्होंने ज्यादा बात नहीं करी मेरे से, बस मेरा लाइसेंस देकर बोला जाओ वो वैगनार, न्यू वैगनार खड़ी थी, कि जाओ लेके आओ। अब मैं तो जाके गाड़ी में बड़ी तेज चिल्ला चिल्ला के रोई। मैंने कहा भगवान तू आज मेरे को कहाँ लाके खड़ा कर दिया तू, कि मैं टैक्सी चलाऊं? ये लाके दुनिया मेरे मुंह पे थूकेगी, कहेगी ले आदमियों को बैठाएगी, ये अच्छे घर में तो ये बातें जाएगी, वही मेरे ऊपर तो गलत इल्जाम। तब एक इज्जत का बहुत बड़ा डर रहता था मेरे को कि दुनिया क्या कहेगी, ये सबसे बड़ा डर रहता था कि दुनिया ये कहेगी यार करने गई है, कसम करने गई है, गलत काम करने गई है, टैक्सी चलाने गई है, अब ये तो ऐसे करेगी, अब तो इसके इसके बारे में एक लाइन लिखी जाती है कई जगहों पर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो बाद में समझ, अब समझ में आ गया। अब तो मेरे कोई कुछ बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस टाइम पे था, क्योंकि उस लड़की के लिए बहुत बड़ा टफ ये फैसला था।
तब मैं रोने लग गई, तो भैया ने दरवाजा खटखटाया। मैं आंसू रोक रही, कह रहा क्या हुआ। मैंने कहा भैया, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे, मैं ऐसे पकड़ रही, मैंने कहा भैया चाबी ले लो आप, ऐसे करके उनको चाबी देना चाहिए। तो मैंने कहा भैया मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, मैंने आपको तकलीफ दी, मैं जा रही हूँ भैया घर, मेरे को घर छुड़वा दो। भैया ने बोला कहाँ जा रही हो। गाड़ी में बैठो, गाड़ी बैक करो। मैंने बोला भैया गाड़ी नहीं है चलेगी मेरे से, मेरे हाथ स्टेयरिंग नहीं पकड़ रहे। अब तो मैं स्टेयरिंग जैसे चाहूं वैसे पकड़ू, तब तो मेरे स्टेयरिंग ही नहीं पकड़ में आ रहा था। वो स्टेयरिंग में, आज ही उस स्टेयरिंग से भी ये सवाल करती हूँ कि तू क्यों नहीं मेरे उस दिन हाथ में आया था। स्टेयरिंग नहीं पकड़ा। फिर भैया ने बोला गुलेश, मैंने कहा भैया गाड़ी नहीं लग जाएगी आपकी। उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी लग जाएगी, लोहा है ठीक हो जाएगी, पर गुलेश आज तुम नहीं निकली ना इस चीज से, तो शायद तुम कभी नहीं निकल पाओ। समझ रहे हो। जी। उन्होंने बोला फिर तुम कभी नहीं निकल पाओगी, चलाओ गाड़ी, बैक करो गाड़ी, देखना अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे बैक करी गाड़ी, धीरे धीरे बैक करी, रोड पे लेके आई, थोड़ा बैलेंस बना, इधर उधर ध्यान भटका, गाड़ी रोड पे चल गई। तो भैया ने कहा देख बुलेश, मैंने तेरे को बोला था ना तू गाड़ी चला लेगी, वो तू कंफ्यूज हो रही थी, कभी घर से बाहर नहीं निकले ना, इस वजह से थोड़ा वीकनेस है, चल कोई बात नहीं। गए उबर ऑफिस में, मेरे को बोला अभी गाड़ी में बैठो, 1 मिनट के लिए तेरे को बुलाऊंगा, तेरे को अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि फोटो सामने ही खिंचती है, तब वो ड्राइवर को देते हैं गाड़ी। तो जब भैया ने पूरी फॉर्मेलिटी कर ली, मेरे को बोला गुलेश 1 मिनट अंदर आ जाओ। मैं अंदर गई, फोटो खींचा, बोला जाओ अब तुम्हारा काम हो गया। वो सारा काम उन्होंने ही करवाया अपना, कोई बात नहीं। आए, ड्यूटी ऑन करी, बोला गुलेश चलो मैं बाइक पे चल रहा हूँ, तुम ऐसे चलो। मैं इतना बड़ा फोन पहली बार हाथ में आया, कहीं थोड़ी सी खुशी भी, गाड़ी भी हाथ में आ गई, फोन ये भी क्या, हाथ में आ गया। ये गाड़ी क्या टैक्सी थी ये? हाँ टैक्सी थी, अच्छा। पीले कलर की टैक्सी थी। तो हम्म। भैया ने, मैंने खुशी भी हो रही कि यार गाड़ी आ गई देखना। अब भैया ने बोला गुलेश ये गाड़ी भी तुम अपने घर ले जा सकती हो, और ये फोन भी तुम्हारे पास ही रहेगा। तो मैं तो बड़ी खुशी हुई, मैं तो भूल गई तकलीफ तकलीफ सबको। मैं तो फिर ही आज मोहल्ले में लेके जाऊंगी, तो हमारे मोहल्ले वाले कहेंगे गाड़ी कहाँ से आई है, ये हुआ, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है, बिल्कुल न्यू गाड़ी है। भैया ने बोला वहीं ले जाना तुम, कोई बात नहीं, चलो ड्यूटी ऑन करते हैं। ऑन गए, वहां पे एक कैंसिल हो गई, दोबारा ड्यूटी करी। तो दोबारा उन लड़कियां लेडी थी, उनको बोला नया ड्राइवर है, उनको धोला कुआं जाना था, तो धोले कुएं पे एक राउंड बना हुआ है, गोल चक्कर। तो मेरे को ये नहीं पता कि कट से इनको इधर छोड़ना है या उधर छोड़ना है, वो मैप का समझ में नहीं आया। वो 2-3 चक्कर काटती रही, उन्होंने, औरतों ने बोला बस यहीं बीच में ही रोक दो, तुम हम उतर के चले जाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। फिर मैप का नहीं पता कि इसमें मैप में हम भी लोकेशन भर सकते हैं क्या। फिर ऑटो वाले से भी आनंद विहार जाना, किधर से जाऊं, इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, सीधा चले जाओ, सीधा सीधा। जब मैं आनंद विहार आ गई, फिर मेरे समझ में आ गया कि अब मैं घर चली जाऊंगी। जब मैं यहाँ आके गाड़ी खड़ी करी, तो सारे मोहल्ले वाले देखने लग गए कि गाड़ी कहाँ से, इसका मतलब इसके पास पैसा है। वही लोग बात, तो जैसी बात सोचे कि इसके पास पैसा था तभी गाड़ी लेके आई, अब एक्सीडेंट हो गया है तो गाड़ी इसके पास, इसका मतलब पैसे थे। परिवार वालों में भी हो गया गाड़ी लेके आए, पर ये नहीं पता गाड़ी किसी और की। उनकी मैंने 2 साल, यहाँ से मेरी उबर से शुरुआत हुई, पर अच्छा। इतना आसान नहीं था। ये उबर चलाना आपने शुरू किया, हाँ जी। और इससे जो इनकम होने लगी उससे घर आसानी से चलने लगा। हाँ भैया ने देखो, मेरे पास भैया ने, मैं बता रही हूँ, भैया ने जो मेरे पास कैश आता था कभी हिसाब नहीं दिया। वो कहते थे गुलेश पहले अपने घर की अपनी सिचुएशन सही करो, मेरे पास जो आ जाता है कार्ड से पेमेंट वो ही है, इतना तुम गाड़ी में सीएनजी डलवा और अपना घर का देखो, कोई बात नहीं। और उसके अलावा 20,000 रुपया देते थे, और मैं उनको 1,20,000 एक महीने में कमा के देती। तो ये जिनको आप भैया कह रही हैं, इनसे आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी? हाँ जी, और पहली बार ही मिली, मैं गई पहली बार ही थी नारायण। हाँ, तो उन्होंने आपकी पहले दिन से जो मदद की उससे आप खड़ी हो पाई? हाँ मैं कहती हूँ इतना सा सहारा एक इंसान के लिए बहुत बड़ा है। पहला मेरा बेटे का था, जी। दूसरा भैया का था। नहीं, देखो वो सुन तो नहीं रहे, पर उनके भी मैं जो बात उनके भी पहले माँ का सहारा था जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया। बनाया। हाँ जी, हाँ अपन जी। अपन उनको अनदेखा ना करें। हाँ जी, नहीं पहले तो मम्मी ने ही पहले खड़ा करा। हाँ। आज भी मैं मम्मी की ही वो करती हूँ, मेरे कमरे में तस्वीर है, पहले मम्मी को प्रणाम करती हूँ सुबह उठती हूँ तो। तो ये ऐसा नहीं ये है। ये गाड़ी उनकी भैया की थी जो जो उन्होंने आपको दी, और दो आप? साल चलाई उनकी गाड़ी मैंने, 2 साल पूरा चलाई, फिर उनकी बीवी किच करने लगे, क्योंकि उनके पास हो गई 8 गाड़ियां। अच्छा। भगवान ने उनको इतनी तरक्की दी, मेरी मदद करी, तो उनके पास 8 गाड़ी हो गई, तो उन्होंने कुक रख लिया, 5 ड्राइवर रख लिए, तो वही बनाते वही खाते, रात को दूसरा ड्राइवर, दिन में दूसरा ड्राइवर लेके जाता।
तो उन्होंने बोला उन दीदी को दे रखी है तो तुमने क्यों नहीं ले आते, वो दिन में चलाती है तो रात को ड्राइवर। अब नारायणा तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। जी। तो भैया कहने लगे गुलेश तेरी भाभी किच किच करने लग गई है, तुम अगले महीने गाड़ी दे देना। कई बार हम दोनों की तू मैं हो जाती है कि तुम्हें क्या हो जाती है, औरतों की बात होती है। भैया बहुत अच्छे नेचर भाई थे। हाँ। तो मैंने बोला भैया कोई बात नहीं, मुझे 1 महीने का मौका दो। उसी दौरान मैं फरीदाबाद गई। 35 मिनट की राइड थी। इतने सज्जन लोग बैठे थे, राजिंदर सिंह और मंजू यादव। हम्म। वहां से बैठे फरीदाबाद से, और मैंने यहाँ पे छोड़ा उनको ग्रीन पार्क। हम्म। उन्होंने मुझे 2,80,000 रुपए दिए कि गुलेश तुम अपनी गाड़ी लो, तुम्हारे में तो वो हिम्मत है लड़की, तुम दूसरे की गाड़ी चलाने लायक हो ही नहीं, तुम्हारी तो अपनी गाड़ी होनी चाहिए। ये कितने दिन की मुलाकात के बाद उन्होंने ये पैसा आपको दिया? तुरंत दे दिए थे। 3 दिन बाद मेरा अकाउंट नंबर मांगा और बोला शोरूम से पता करके आओ गाड़ी वैगनार, डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी। अब मेरे अकाउंट में तो 1,200 रुपए, मैं तो नहीं जा पा रही थी। फिर 2 बार भाभी जी का, उनका मंजू जी यादव जी का आया फोन, और भाई साहब का आया। 2-3 बार जिनको मदद करनी है ना वो बार बार फोन करते हैं, ये मैंने आजमा लिया। मेरे अकाउंट में तो कुल 1,200 रुपए थे। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बोला गुलेश जाके एक बार पता तो करके आओ कितने पैसे लगेंगे। तो फिर मैं गई बेटे को लेके, तो उन्होंने फिर वहां भी फोन आया, तो फिर मैंने मैनेजर से बात कर दी। तो उन्होंने बोला गुलेश घर जाओ। हम घर आ ही रहे थे मम्मी बेटा दोनों। तो उन्होंने 2,80,000 रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दिए पैसे। यानी जिंदगी ने आपको सबसे बड़ा सबसे बुरा हादसा भी दिया और अच्छे सबसे लोग, सबसे भले लोग भी दिए। बहुत अच्छे। मैं कहती हूँ दुनिया बहुत अच्छी है, आज भी मैं ये बात कहती हूँ। मेरे को आज 8 साल रोडों पे हो गए घूमते ये घूमते, जिनके बहुत बारे में अच्छे लोग। ये जिनका नाम आप बता रही हैं जिन्होंने आपके खाते में पैसे डाले, ये कितने दिन के परिचय, कितने दिन के मुलाकात के बाद उन्होंने ऐसी मदद सिर्फ की? 35 मिनट। कुल एक राइड में, एक राइड एक सफर में आपसे उनकी बातचीत हुई और हुई। आपने उन्होंने कहा? बोला हमने गुलेश तुम्हारे बारे में सुन रखा था, अच्छा। पर कभी सोचा नहीं था कि मुलाकात हो जाएगी। और वो गाड़ी लेके गए, देखो मिलने वाला, पर उनकी गाड़ी की बैटरी, किसी की पार्टी में गए दोस्त की में, उनकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। तो उनके दोस्त ने, सरदार जी ने कैब करी, और वो कैब गई मेरी। यानी संयोग आपकी जिंदगी में छोटे नहीं हुए। पहला भगवान ने बहुत मदद करी है, बहुत पहला हर जो जगह मदद करी है। पहला जो गाड़ी का नंबर आपको मिला कि इनसे बात कर लो, इनको ड्राइवर की जरूरत है, वो भी बड़ा अचानक हुआ, बड़ा अजीब सब तरीके चीज से हुआ। अचानक हुई है। तो ये अब आपकी अपनी गाड़ी आए हुए कितने साल हो गए? 17 मॉडल है, और ये 4 लाख चल चुकी है, अब जवाब दे रही है ये भी। 4 लाख किलोमीटर इसको आप चला चुकी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आप 17 इसको मॉडल है। तो आप इसको गाड़ी को चलाती हैं और गाड़ी आपका घर चलाती है? हाँ जी, हम दोनों से ही चलता है, हम दोनों सखी सहेली से ही चलता है घर। मुझे ऐसा? अपनी गाड़ी से भी बहुत प्यार है और अपने काम से भी बहुत प्यार है। ये वैगन आ रहे ये? हाँ जी हाँ जी। तो मारुति कंपनी तो आपको मॉडलिंग के लिए रख सकती है कि 4 लाख किलोमीटर आपने चलाया है इसको। मेरे को ये भी किसी भैया ने मेरी हेल्प करी थी और उनको ईमेल करा था। उनका जवाब आया, आप पास में जो शोरूम है, मैंने एड्रेस लिखा ये पास में है, तो उन्होंने बोला जाके, पर उन्होंने बोला मैम आपकी हम ये 80,000 की लेंगे गाड़ी। मैंने हाँ। बोला फिर मैं डाउन पेमेंट इतनी कहाँ से लेके आऊंगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 2.5 लाख रुपया मैं कहाँ से कर्जा करूं, फिर लोन किस्त भी देनी है। मैंने हम्म। कहा रहने दो, अभी फिर मैं इसी को चलाऊं। गुलेश, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा अटपटा प्रोफेशन था, ज्यादा महिलाएं ऐसे टैक्सी चलाने के प्रोफेशन में आती नहीं हैं। तो कभी आपका कोई बुरा तजुर्बा भी रहा? अभी आप मान नहीं सकते, मेरी गाड़ी में बैठने से एक बूढ़े माँ बाप रोक के जाते हैं। एक इंसान जो अपनी बीवी से किसी से शेयर नहीं करता, वो एक बहन से मेरे से बात शेयर करके रोक के जाता है। एक बहन ने, एक माँ, मतलब हर लोग मुझे अपना समझ के 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की राइड में वो अपनी बातें इतनी गहराई से कह जाते हैं जो वो अपने से नहीं कह सकते। तो मुझको तो ये लग रहा है कि आप टैक्सी चलाना छोड़ के अगर उपन्यास लिखना शुरू कर दें, कहानियां लिखना शुरू कर दें, तो भी आपके बड़ी पास बहुत कहानियां हैं लोगों की। बहुत है, बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत और अच्छी मुझको दुनिया है, मैं और ये तो देखिए कहती हूँ। देखिए, आज लोग लोग मुझको ऐसे मिलते हैं जो दुनिया को कोसते रहते हैं कि दुनिया कितनी बुरी है, लोग कितने बुरे हैं, लोग कितने दगाबाज हैं, लोग कितने नहीं 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 कितने कमीने हैं, ऐसा कहने वाले लोग मुझको ज्यादा मिलते हैं। आप नहीं पहली नहीं, मुझको बहुत मिल अच्छी। रही हैं
जिनके पास दुनिया के लिए अच्छी ही बातें हैं कहने के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे हैं भैया लोग। कई इतने परेशान हो जाते हैं घर घर से, और वो भैया इतने रोके जाते हैं। मैं कहती हूँ हर कोई है ना, एक पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, इंसानियत का सबसे बड़ा है। और मैं सबसे मिलनसार हूँ, और सबसे हाँ जी भैया जी, हाँ जी भैया, नमस्ते भैया जी। और वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि सलूट करते हैं। कोई पैड पेपर है किसी बच्चे का, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इधर से घूम के आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, और वो फिर मेरे पैर छूते हैं, जो आपके गले लगते मुसाफिर हैं। रहे हुए हैं गाड़ी में, हाँ जी। ऐसे लोग। हाँ, और वो इतने बड़े बड़े आईपीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहते हैं आंटी आप ग्रेट हो। मैं रोने लग जाती हूँ कई बार जब गले लगते हैं, तो कहते हैं आंटी आपको सलूट है। मैं नहीं जानता आप किस मजबूरी में टैक्सी चला रही हो, पर आप महान हो। अब आप बताओ, जितना बता रही हैं उससे तो मुझको रोना आ रहा है सुनते हुए इन तमाम बताओ मैं बातों को। कैसे वो करूँ। इतनी अच्छी दुनिया है तो मैं कैसे इस दुनिया का बुरा बताऊं। बहुत गजब की आप बात बता रही हैं। इस बात को जो लोग सुनेंगे उनके मन में दुनिया को लेके एक नया यकीन पैदा होगा कि इतने बहुत इतने। अच्छा है, कोई बेटी को कोई डर नहीं है। अगर बेटी हिम्मत कर ले तो वो बहुत आगे तक जा सकती। कहीं भी डर नहीं है। मैं कहती हूँ नंगी घूमे, कोई नहीं कह सकता उसे। आप मैं समझते हो, मैं ऐसे ही सुबह 3 बजे भी, जब पैसे की ज्यादा दिक्कत हो जाती है, मैं 3 बजे भी अपनी गाड़ी लेके निकल जाती हूँ। भैया और कहते हैं, मैं भैया गुड मॉर्निंग, कहेंगे अरे आप लेडी ड्राइवर हो। मैंने कहा हाँ भैया। क्यों भैया आ नहीं सकती? कहते हैं नहीं, ग्रेट, आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते। हाँ, सोच बड़ी से ही तो खुशी की दुनिया बात है। बदलेगी। जी। गुलेश, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये टैक्सी चलाते तो आपको कई साल हो गए, शायद 8 साल हो रहे हैं, अभी 10 साल हो रहे हैं टैक्सी हाँ चलाते जी। हुए। तो ये आपको क्या लगता है कि पूरी जिंदगी आप टैक्सी ही चलाते रहेंगी इस तरह से, या आपके कोई और सपने भी हैं, कोई और ख्वाब भी हैं? मेरा सपना एक ही है। जहाँ मैं रहती हूँ ना, ये साहिबाबाद गांव है। हम्म। यहाँ पे विडो महिलाएं, डिवोर्स महिलाएं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, वो लड़कियां, हाँ। पति खत्म हो गया, हम्म। ससुर से गलत संबंध, हम्म। जेठ से गलत संबंध, देवर से गलत संबंध, किस हम्म। लिए? कि उनको बेटे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसको रोटी दे रहे हैं। वो मुझे आके कहती है दीदी आप हमें भी गाड़ी सिखाओ ना, हम भी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे, दीदी हम भी इन बच्चों के लिए गलत नहीं करेंगे। हम्म। देखो, अगर मेरे को मेरी माँ प्रेरणा नहीं देती, हाँ। तो 100%, 99% मेरे साथ भी यही होता। हाँ। हाँ। ठीक है। पर मैंने कभी गलत नहीं चुना। प्रभु परमेश्वर का हाथ है, भोलेनाथ का मेरे ऊपर। वो कहता तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम्म। और जो भी चीज मैंने आज तक भगवान से मांगी है, वो मुझे भगवान ने दी। हम्म। कभी निराश, देर से, बस थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक स्कूल खुल जाए, मुझे एक ऐसी जगह मिल जाए, एक ऐसा सेंटर खुल जाए जहाँ सिलाई बुनाई, लड़कियों को, पढ़ी लिखियों को नहीं, जो हम्म। अनपढ़ है। हाँ। मेरा मकसद सिर्फ ये अनपढ़ के लिए, हम्म। जो थोड़ी बहुत पढ़ी हो, लाइसेंस बन जाए उनका, गाड़ी सीखे, सिलाई सीखे, कढ़ाई बुनाई सीखे, मुझे ऐसी एक सुविधा मिल जाए। मैं हम्म। अपनी रात दिन उसमें लगा के, और इतने 10 महिलाओं को मैंने गाड़ी में सिखा के उनको अपने काम पे लगा दिया। साल के अंदर मैं कह रही हूँ 10, मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, पर कम से कम 10 तो सीख ही लेंगी। जी। अगर मैं 100 को सिखाऊंगी, 10 कामयाब हो जाएंगी। वो जी। भी एक बहुत बड़ी पहल होगी मेरी। पर मैं मजबूर हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं एक दिन की आपका छुट्टी नहीं कर सकती। आपका इलाका किस राज्य में आता है, कौन से स्टेट? गाजियाबाद में, गाजियाबाद। ये स्टेट कौन सा है? यूपी। यूपी में है ये? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो मेरा बस सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे एक जगह इतनी मिल जाए, और मैं एक सेंटर खोल सकूं महिलाओं के लिए, गाड़ी सिखाने का, एक सिलाई सिखाने का, लड़कियों को रखूं। ये देखो, महिलाएं घर की कर सकती हैं, पापड़ या अचार जो भी है, मेरे को ऐसी कोई सुविधा दी जाए जो मैं खड़ी होके उनसे ये करूं और उनको 2 पैसे की इनकम हो। यानी आप खुद अपने पैरों पे जिस तरह से खड़ी हुई हैं, आपकी मैं, हाँ। हसरत है कि हाँ और जी, हाँ जी। लोगों को, जो जरूरतमंद हैं, जो काम करना चाहती हैं। घर की महिलाएं जो हाउस वाइफ है, जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी के लिए नहीं कह रही, पढ़ी लिखी के लिए बहुत नौकरी है, किसी का भी जाके करेंगी वो उनको मिल जाएगी। पर जो हाउस वाइफ है, जो गलत रास्तों पे चल रही है, हम्म। तो वो चीज।
तो ऐसा कोई मुसाफिर आपको इतने बार के टैक्सी राइड में नहीं मिला जो इस तरह की बात को सुन के? मैं सबसे शेयर करती हूँ, मेरे गाड़ी में अगर 10 लोग बैठे हैं हाँ। तो 6 से मैं ये डिस्कस करती हूँ, पर मेरे को आज तक किसी ने वहां तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। कोई आप बात नहीं। मानोगे नहीं, मुझे योगी जी का नंबर भी हाउस का 5 साल में मिला है, तो मैं अब 3 दिन से 3 बार फोन कर चुकी हूँ उनके हाउस पे कि मेरी मीटिंग एक बार रखवा दो योगी जी से, ये मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा किस सिलसिले में, मैंने हम्म। बोला कह रहे हाँ हम उन तक बात पहुंचा देंगे। तो हाँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार प्लीज उन तक मेरी बात पहुंचा दो, क्योंकि मुझे नंबर इतने दिनों में मिला है, तो हाँ। आप इस बात को समझो। और वो हाँ। कहते हैं ठीक है, पर अभी तक तो कोई रिप्लाई या फोन नहीं आया है। कोई बात नहीं, हम भी कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो इंटरव्यू को। योगी जी एक क्षत्रिय हैं, तो शायद क्षत्रिय की बात समझेंगे वो, और समझ पाएंगे कि मैं किस परिवार से हूं। और मैं इतना, जब एक बार क्षत्रिय आगे बढ़ता है तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता और वो चलता ही जाता है, तो मैं उनमें से ही हूँ, मैं थकने वालों में से नहीं। ऐसा बस देखिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आपका हौसला जो है ना, वो किसी भी क्षत्रिय के हौसले से भी ज्यादा है। जितने तरह की विपरीत परिस्थितियों से, जितनी खराब नौबतें आपने देखी है, हादसे जितने झेले हैं, उसके बाद आप जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रही हैं। और मुझको जो सबसे अच्छी चीज जो लगी आपकी, वो ये है कि दुनिया के तजुर्बे जो हैं वो आपको अच्छे लगे, अच्छे लोग मिले। आपका सब बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत अच्छे तजुर्बा हैं। बहुत अच्छा रहा। और मुझको इससे एक बात ये याद पड़ती है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे जो को तो खुद सभी अच्छे अच्छे रहते मिले, हैं उनको अच्छे लोग मुझे आज तक मिलते हैं। खराब कभी कोई भी नहीं मिला, कभी भी नहीं। मैं एक, मेरे से ये काफी लोग पूछते हैं कि एक तो बताओ, मैंने कहा कोई हो ही नहीं है, एक तो कैसे बताऊं, मैं तो सबकी परेशानियां सुनती रहती हूँ और देखिए, सबको हंसाती रहती हूँ। देखिए, मैं तो आपका तजुर्बा सुनने के लिए, आपकी कहानी सुनने के लिए यहाँ बैठा था। लेकिन आप जो कह रही हैं, उससे मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। मैं अलग अलग करीब 1.5-2 दर्जन देशों में गया हूँ, अलग अलग मुल्कों में। और मुझको कई जगहों के बारे में लोगों ने बड़ा डराया कि यहाँ लोग ठग रहते हैं, यहाँ लूट लेते हैं, यहाँ कैमरा मत ले जाना, यहाँ लैपटॉप मत ले जाना, यहाँ ठग लेंगे, यहाँ चोरी हो जाएगा। मैं ऐसे तमाम देशों में गया जिसके लिए मुझको डराया गया था। और मेरा तजुर्बा ठीक वही रहा जो आपका तजुर्बा है। मुझको किसी भी मुल्क में, जो मुल्क सबसे बदनाम लोगों ने कर रखे हैं, वहां पर भी मुझको कोई बुरे इंसान नहीं मिले। मेरा वास्ता इतना अच्छा रहा, मुझको इतने अच्छे लोग मिले, इतने लोगों से मेरी दोस्ती हुई, इतने लोगों ने मेरी मदद की। मेरा कोई खराब तजुर्बा किसी मुल्क में नहीं रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे साथ अच्छा हुआ। लेकिन आप जो कह रही हैं उससे मुझको याद पड़ा कि मुझको भी लोग दुनिया में बहुत सारे अच्छे मिले। तो आपकी बात जो है वो बड़ी ही शानदार बात है ये। तो मुझको ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह आपको तमाम लोग अच्छे मिले हैं। मेरा भी तजुर्बा यही रहा कि दुनिया के जितने मुल्कों में मैं गया, मुझको भी बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत भले लोग मिले। और आपकी बात सुन के सुनने वाले लोगों का भी भरोसा दुनिया पर बढ़ेगा कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं, सिर्फ एक्सप्लाइट करने वाले लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में आप बसी हैं, वहां सरकार के कुछ करीबी लोगों तक भी आपकी ये बात पहुंच सकेगी। और उनमें से कोई हो सकता है सरकार में कोई आपके इस मकसद को पूरा करने में, आपकी इस हसरत को पूरा करने में मददगार साबित हो। तो अभी आप सुन रहे थे गुलेश चौहान से ये बड़ी दिलचस्प बातचीत। और हम अगली किसी कहानी को लेकर, अगले किसी किरदार को लेकर, अगले किसी दिलचस्प व्यक्ति को लेकर आपके सामने फिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।